हेलो स्टूडेंट्स। आज एडवांस अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम फाइनाइट फील्ड्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो फाइनाइट फील्ड्स वर्ड से ही क्लियर है कि जिस फील्ड में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे उसको फाइनाइट फील्ड्स बोलते हैं। और जब भी हम फाइनाइट फील्ड्स की बात करते हैं तो ऑलवेज हमारे दिमाग में जो फील्ड आती है दैट इज फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो ऑफ ए प्राइम नंबर। सबसे इम्पोर्टेंट सबसे सिमिलर एग्जांपल है ये नाइट फील्ड का। और इस फील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो कहीं ना कहीं दूसरी जो फील्ड हैं जो फाइनाइट हैं उन पे भी कैरी हो जाती हैं। तो इस फाइनाइट फील्ड्स के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ एक जो बेसिक्स हैं वो जो बीएससी लेवल के हैं उनको हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो आपको कॉन्ग्रुएंसी का पता होगा। कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ी है कि व्हाट दिस मीन बाय कॉन्ग्रुएंट, कि अगर हमारे पास ये दो नंबर हैं ए और बी, अगर ये कॉन्ग्रुएंट हैं मॉडुलो n, कब होंगे? जब हम ए और बी का जो सब्ट्रैक्शन है उसको अगर हम n से डिवाइड करें तो वो डिविजिबल होना चाहिए। ठीक, मतलब a माइनस बी को n से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम बोलेंगे कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, और लिखते इसको ऐसा है, दिस इज वेरी नोन टू यू। और इसका मतलब यही हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ n होना चाहिए। सो दैट इज a माइनस बी अगर मल्टीपल ऑफ n होगा तो तभी ये आपका रिमाइंडर 0 आएगा। सो इसको लिख सकते हैं k इंटू n। अब ये जो कॉन्ग्रुएंसी मॉडुलो n है, अगर हम इसको चेक करें तो जैसे ये देखो 0 है, इसमें वो इंटीजर्स आएंगे जब इस को हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। ठीक, इस सेट में वो एलिमेंट्स आने चाहिए जिनको हम डिवाइड करें n से तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो डेफिनेटली इसमें 0 तो होगा ही होगा, फिर n होगा, 2n होगा, मीन्स तो n के मल्टीपल्स होंगे, माइनस n माइनस 2n। उसी तरह से 1 ब्रैकेट्स में लिखें तो वो आएगा, इट मीन दैट जो रिमाइंडर है वो 1 बनना चाहिए। तो इट मीन दैट नंबर 1 तो आएगा आएगा और साथ में n प्लस 1। ठीक, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे तो n कट जाएगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। 2n डिवाइड हो जाएगा n से और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। उसी तरह से 2 3 और n माइनस 1 तक, क्योंकि रिमाइंडर है तो अगर हम a माइनस बी को या किसी नंबर को अगर हम n से डिवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो रिमाइंडर है वो मैक्सिमम जो है वो n माइनस 1 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो डेफिनेटली ये मैक्सिमम जो है वो n माइनस 1 तक जाए। ठीक, तो ये जो आपकी क्लासेस बन गई, ये खुद एक ग्रुप बनाती है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये देखो, इसको हम किसके डिनोट करते हैं? जेड एन से डिनोट करते हैं। और इस 0 का मतलब ये हुआ कि 0 को हम कहीं ना कहीं 0 को हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, और ऐसे हम करते हैं कि 1 को 1 लिख दिया या 2 को हम 2 लिख दिया। तो अगर आपको याद हो तो हम ऐसे लिखते थे, Z5 है तो इसमें एलिमेंट जो आएंगे 0 1 2 3 अप टू 4, तो लाइक दिस। ठीक, तो ये नोटेशन से आप वाकिफ हैं कि इसका मतलब क्या होगा। इट मीन दैट इसमें ऐसे नहीं कि ये जो आपके जो एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट होंगे। ठीक, क्योंकि ऑलवेज रिमाइंडर जो आएगा वो आपका n से कम आएगा। सो n माइनस 1 तक जाएगा ये। और इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ
इंटीजर मॉडलो n, ठीक। और डेफिनेटली ये जो क्लास ऑफ नंबर्स होती है ये साइक्लिक भी होती है, ठीक, क्योंकि इसको वन जो है वो जनरेट कर देगा। तो ये हमने बीएससी लेवल पे पढ़ा है, तो ये साइक्लिक होता है ग्रुप। उसी तरह से हमने फिर ये जिसको हम फैक्टर ग्रुप भी बोलते थे, या हम रिंग की बात करें तो इसको हम बोलते हैं क्वोशिएंट रिंग, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास जेड, और जेड के नीचे हम जैसे क्वोशिएंट ग्रुप होते हैं वैसे ही हमारे पास इनको फैक्टर रिंग भी बोलते हैं कई बार। तो क्वोशिएंट ग्रुप में क्या होता है, हमारे पास जेड ओवर एच होता है, ठीक। तो एच सब ग्रुप होता है, तो डेफिनेटली इस केस में यहाँ पे जेड ओवर ये हमारा प्रिंसिपल आइडल होता है। तो जेड ओवर प्रिंसिपल आइडल जनरेटेड बाई एन, इसको हम रेजिड्यू क्लास रिंग भी बोलते हैं, देखिए। सो इसमें किस तरह के एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, कोसेट्स होंगे, ठीक। और कोसेट्स का मतलब क्या होगा कि एक एलिमेंट आपका जेड से आएगा और एक एलिमेंट आपका इससे आएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास जेड और नीचे ये हमारे पास है। तो इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे के सारे हमारे पास कोसेट्स होंगे। और उसमें अब जेड का जो ये जो कोसेट्स है ये एन से जनरेट हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो नंबर्स आएंगे वो जीरो से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा ये, फिर वन आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक। जो क्लास थी वो मुझको सिर्फ जीरो लग लिख लिया, और साथ में जो एन के जो मल्टीपल्स थे उनको हमने प्रिंसिपल आइडल की फॉर्म में लिख दिया, लाइक दिस। आगे नहीं जाएगा, आगे n-1 से आगे क्यों नहीं जाएगा ये, क्योंकि अगर कोई एलिमेंट जैसे हमने n+1 भी लेते हैं, अगर ये एलिमेंट लेते हैं हम, तो ये एलिमेंट जो है वो वापस इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो 1 + n-1, तो वापस फिर यही एलिमेंट बन गया, ठीक। अगर n लेते हैं, n+n लेते हैं, तो डेफिनेटली फिर ये से मर्ज हो जाएगा, और ये आपके पास 0+, तो फिर इसकी इट मीन्स दैट यहाँ पे एक हमारे पास रोटेशन होगी, इससे आगे एलिमेंट बनेंगे। तो ऑब्वियस है दिस सेट कंटेन्स ओनली n एलिमेंट्स। तो रिंग बन गया, और अगर ये रिंग में आपको पता है कि रिंग आपकी ही फील्ड बनती है जब उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट हो और साथ में नो जीरो डिवाइजर हो। सो वन मोर थिंग देखिए, ये भी आपने एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज फील्ड, ठीक। जो भी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन होता है तो वो फील्ड बन जाती है, ठीक। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये हमने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी होती है। और वन मोर थ्योरम इज जेड वाई पी, या यू कैन से रेजिड्यू क्लास ऑफ रिंग जेड बाई पी, और जेड आपका इंटीजर है, और ये आपके पास पी जो है वो प्रिंसिपल आइडल होगा जनरेटेड बाई पी। The ring of residue classes of integers modulo the principal idle generated by P is a field। तो स्टूडेंट्स अब ये फील्ड बनती है जिसकी बात कर रहे थे, पर फील्ड तभी बनेगी जब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि ये प्राइम P होना चाहिए। ये जो प्रिंसिपल आइडल है ये प्राइम नंबर से जनरेट होना चाहिए, देन इट इज ए। तो इसको चेक करना हो भी कैसे होगा, तो डेफिनेटली हम यहाँ पे सिंपल ये प्रूव कर दें कि ये जो आपके पास रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस है, अगर हम इसको ये देखो, फनाइट तो पहले ही है, ये फनाइट तो है ही है, इसके अंदर एलिमेंट जो होंगे वो पी एलिमेंट होंगे इसके पास। तो अगर हम इंटीग्रल डोमेन प्रूव कर दें इसको, तो ये फील्ड भी हो जाएगा, ठीक। तो कहीं ना कहीं हम एक फनाइट फील्ड की बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हमें देखो यहाँ पे लिखा भी है प्रूफ में इसके कि दिस जेड बाई पी is an integral domain,
अगर हम ये कर दें तो इट इज सफिशिएंट टू प्रूव दैट कि दिस इज ए फील्ड। तो इसके लिए हमें ये प्रूव करना पड़ेगा इंटीग्रल डोमेन कि इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं। ठीक, तो दो एलिमेंट्स जैसे ये ले लिए। ठीक, तो इसके लिए देखो दूसरी चीज फील्ड के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, तो आपके पास जो ये वन वाला सेट्स है ये आपका क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा। और अगर प्रोडक्ट करेंगे हम इनका, तो दो सेट्स ले लिए ए और बी, और इनका प्रोडक्ट हम इस तरह से लिख सकते हैं अगर इक्वल टू जीरो लेके चल पड़े। अगर दोनों में से एक जीरो हो गया तो ये इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होगा। ठीक, और अगर कोई भी जीरो नहीं होता है और फिर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, इट मीन दैट फिर इसके पास जीरो डिवाइजर है, फिर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। तो ये इक्वल टू जीरो लेके चले तो डेफिनेटली अगर ये इक्वल टू जीरो आ रहा है तो डेफिनेटली इट मीन दैट ए इंटू बी जो है ये पी का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पी से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर, इसका मतलब जीरो आ रहा है तो इट विल बी मल्टीपल ऑफ पी। और यहाँ से ये कंक्लूड हो रहा है कि पी जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है ना। इट मीन दैट पी डिवाइड ए बी, बट पी तो आपका प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर है या तो क्या करेगा, पी डिवाइड्स एट लीस्ट वन ऑफ द फैक्टर, दोनों में से किसी एक को तो डिवाइड करेगा। ठीक, तो अगर ए को डिवाइड करेगा तो डेफिनेटली इसका मतलब इसका मल्टीपल हो गया। तो ए को करेगा या पी को करेगा, तो दोनों में से एक एक में एक जीरो तो होना ही। इट मीन दैट इसके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटीग्रल डोमेन है। तो इट मीन दैट हमने ये प्रूव कर दिया कि दिस इज ए फील्ड। ओके, अब अगर देखो हमारे अगर इसको अच्छे से समझना हो तो इसके हमने एलिमेंट्स लिखने हैं, तो इसके एलिमेंट तब तक नहीं लिख पाएंगे जब तक कि पी हमारा फाइनाइट नंबर नहीं हो, नंबर हो पता होना चाहिए। आर्बिट्रेरी हमें कोई ना कोई नंबर देना पड़ेगा पी का। तो पी को अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो ऑब्वियस है इसके पास 3 एलिमेंट्स होंगे। ठीक, 0 1 2। ठीक है, तो इस पे अगर हम एडिशन लगाएं, कैलेट टेबल्स लिखें अगर इसके, तो ऑब्वियस है 0 को ऐड करेंगे 0 बनेगा, ये 1 बनेगा, 0 + 2 2 बनेगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 है। 1 1 + 0 तो 1 ही आएगा, 1 + 1 2 बनेगा, और 1 + 2 3 बनेगा। 3 को जब हम 2 से डिवाइड 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 बच जाएगा। 1 + 2 3 बनेगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये 0 है। उसी तरह से हम ये इसको चेक कर सकते हैं। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि ये क्लोजर है अंडर एडिशन। और अगर इसमें चेक करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी मिल गया हमें, क्लोजर भी है, एसोसिएटिविटी तो ऑब्वियसली होल्ड कर जाएगी। और साथ में इनवर्स की बात करें तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है ये देखो कि 2 1 का इनवर्स है, और 1 जो है वो ये देखो 1 जो है वो 2 का इनवर्स है। तो इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, आइडेंटिटी आपके आपके पास यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, तो सभी एलिमेंट्स के इनवर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। दैट इज ए ग्रुप अंडर एडिशन। अंडर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में भी 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, ये भी 0 आएगा। नॉन जीरो एलिमेंट्स का देखें तो 1 × 1 1 आ जाएगा, 1 × 2 2 आ जाएगा। तो ये क्लोजर तो होल्ड कर ही रही है। और अंडर मल्टीप्लिकेशन फील्ड जो है वो ग्रुप होती है नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए। नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए मतलब हम इनकी बात करेंगे, इन दो एलिमेंट्स की बात करेंगे। नॉन जीरो एलिमेंट्स यही है, नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो इनके लिए अगर हम देखें तो ये नॉन जीरो एलिमेंट्स जो है वो एक ग्रुप बना देंगे। ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट आपका 1 बन गया, और ऑब्वियस है 2 जो होगा वो 2 का इनवर्स हुआ यहाँ पे। ठीक है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट 1 बना। ठीक, और 2 जो 2 का इनवर्स हुआ। तो यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि ये अंडर एडिशन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए ग्रुप है, तो डेफिनेटली इट विल बी फिल्ड। तो ये जो हमारी फील्ड बनेगी, दिस टाइप ऑफ फील्ड्स आर फाइनाइट फील्ड्स। तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे फाइनाइट फील्ड्स का है। सो अब देखिए हमारे पास लेट
फॉर ए प्राइम पी एफ पी, ये नोटेशन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम ज्यादातर बीएससी में हमने जेड पी यूज करा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हम इंटीजर की जगह हम फील्ड यूज कर रहे हैं, एफ यूज कर रहे हैं। सो जेड पी वी द सेट, इसमें 0 से लेके p-1 तक एलिमेंट है ऑफ द इंटीजर्स एंड मैपिंग एग्जिस्ट कर रही है किस किस के बीच में, फाई जो हमने क्लास ऑफ रेजिड्यूज निकाला और एफ पी के बीच में, ठीक। तो इट मीन दैट यहाँ से कोई भी हम एलिमेंट लेंगे, ये को सेट ले लिया हमने, जब ये फाई के साथ एसोसिएट होगा तो एक हमको एलिमेंट मिलेगा एफ पी में, ठीक। तो इसका मतलब हर एलिमेंट के लिए एक वहां पे कुछ सेट एग्जिस्ट करेगा, डेफिनेटली वो तो ऑब्वियस है। तो एक ही वैल्यूज हमारे पास आएंगी। तो इट मीन दैट ये जो एफ पी है, इसके पास एक प्रॉपर्टी आ गई जो फील्ड स्ट्रक्चर के पास होती है। सो एंड ये जो एफ पी है, इसको हम गल्वा फील्ड ऑफ ऑर्डर पी भी बोलते हैं, कीप इन माइंड, ठीक। सो देन जेड पी endowed with the field structure induced by phi is a finite field and is called Galois field of order P. So keep in mind this is known as Galois field of order P. तो मतलब इसके हर एलिमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग हमें सेट ऑफ या ये जो हम इसको बोलते हैं रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेस में हमें एक कोसेट मिलेगा। अच्छा, वन मोर थिंग, वी हैव सेड दैट द मैपिंग, दिस मैपिंग इज एन आइसोमॉर्फिज्म। ये आइसोमॉर्फिज्म होगा, तो ये आइसोमॉर्फिज्म होगा तो क्या करेगा, ये होमोमॉर्फिज्म होगा। होमोमॉर्फिज्म होगा तो ये और ऑपरेशन को प्रिजर्व करेगा। तो अंडर एडिशन ये प्रिजर्व करा और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये होल्ड करेगा। तो फाइनाइट फील्ड एफ पी हैज जीरो एलिमेंट्स, 0 होगा और आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा एंड इट्स स्ट्रक्चर इज एग्जैक्टली दैट ऑफ z by p। तो जैसा स्ट्रक्चर इस रिंग ऑफ रेजिड्यूज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस का होता है, वैसे ही इसका इस फील्ड का स्ट्रक्चर होगा। नाउ तो हम ये Z5 के लिए भी चेक कर सकते हैं, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो देयर इज ऑलवेज मैपिंग। ये आपका एलिमेंट जो है को कोडोमेन से आया और डोमेन से आया और ये डोमेन में, ठीक है, कोडोमेन में। ये आपका यहाँ ये एलिमेंट आपके को सेट्स हो यहाँ से आएंगे और सारे के सारे बाकी जो एलिमेंट है वो यहाँ से आए, ठीक। देयर इज ए 1-1 correspondence between these two, that's why it is isomorphic। तो एलिमेंट्स का भी दे सकते हैं, ये कैलिब्रेटेड टेबल्स वेरी सिंपल, नॉन जीरो एलिमेंट्स के होल्ड करेगा। तो इसी तरह से अगर हम F2 लें तो F2 में 2 ही एलिमेंट आए, तो इस तरह से यू कैन सी। नाउ हम अगर करेक्टरिस्टिक की बात करें तो करेक्टरिस्टिक का डेफिनेशन आपको पहले ही बताया, इसको बताने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट टू यू कैन सी कि रिंग का अगर एक कोई पॉजिटिव नंबर एग्जिस्ट करे n और उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं रिंग के एलिमेंट्स के साथ तो वो 0 आना चाहिए फॉर एवरी एलिमेंट, ठीक। तो इस तरह का कोई जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसको हम करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक। एंड और इसको हम इफ अगर इस तरह का कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करे तो हम बोलते हैं उसके करेक्टरिस्टिक जो होगा वो 0 होगा। जैसे रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स रैशनल नंबर है, उनका करेक्टरिस्टिक 0 होता है। अच्छा, ये वन मोर एक रिजल्ट है, देखिए ये ए रिंग R of positive characteristic having an identity and no zero divisor। तो रिंग जो है वो साथ में
नो जीरो डिवाइजर का मतलब है कि वो डिवीजन रिंग होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, एक तरह से वो एक फील्ड ही होगा, यू कैन से। मस्ट हैव प्राइम करेक्टरिस्टिक, उसके पास एक, अगर जीरो डिवाइजर नहीं है और उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो उसके पास ऑलवेज प्राइम जो होगा, जो करेक्टरिस्टिक होगा वो प्राइम करेक्टरिस्टिक वाला होगा, प्राइम करेक्टरिस्टिक होगी उसकी। ठीक, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। देखिए, रिंग के पास नॉन जीरो होना चाहिए रिंग आपका, और उसके जो पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, आइडेंटिटी भी है इसके पास और नो जीरो डिवाइजर है, मस्ट हैव प्राइम करेक्टरिस्टिक। ठीक, अगर हम इसके प्रूफ चेक करना हो तो यू कैन सी फ्रॉम दिस। ठीक, तो हम यहाँ प्रूफ की बात नहीं करेंगे, you can go through this very simple proof. So from this theorem we can conclude a finite field has prime characteristic. ठीक है, देखो जो फील्ड होती है, जो इनफाइनाइट फील्ड होगी उसकी करेक्टरिस्टिक जीरो होगी। ठीक, तो यहाँ पे डेफिनेटली जब करेक्टरिस्टिक इसकी बात करें, यहाँ पे हमने बोल दिया कि इसके पास नॉन जीरो करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, उसके बाद प्राइम करेक्टरिस्टिक होगा। तो इसी तरह से यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी फाइनाइट फील्ड होगी उसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो ऑलवेज प्राइम होती है। तो कीप इन माइंड। सो नाउ दीज आर द सम बेसिक्स। ये रिजल्ट भी आप हमने बहुत बार यूज करा है, अगर आपको ये याद हो कि अगर इस आर की करेक्टरिस्टिक पी है, तो जैसे अगर मान लो करेक्टरिस्टिक पी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर ही करते हैं हम, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये टर्म खुद ही जीरो हो जाएगी कि 2 से मल्टीप्लाई होगी ना करेक्टरिस्टिक 2 है। तो इट मीन दैट ए प्लस बी पावर 2 जो होगा वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो दिस इज द रिजल्ट। ठीक, so these are the some results we have to keep in mind. अब एक डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है प्राइम फील्ड की। तो ये चीजें तो हमने एक्सटेंशंस पढ़ रखी हैं। ठीक, क्या फील्ड है, अगर के सबसेट के ऑफ एफ इज इटसेल्फ ए फील्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ एफ, देन इट इज अ सब फील्ड ऑफ एफ, ये हमें बताया। ठीक, ये हमारे पास फील्ड है और एक हमारे पास इसका सबसेट है के, और ये भी फील्ड है, तो इसको हम सब फील्ड बोलेंगे। दिस इज नथिंग न्यू। एफ इज कॉल्ड एक्सटेंशन, एफ एक्सटेंशन हो जाती है के की। ठीक, इफ के इज नॉट इक्वल टू एफ, मतलब तो हम बोलेंगे एफ के जो है इसका प्रॉपर सब फील्ड है। नाउ हम बात आ गई हमारे पास फाइनाइट फील्ड की फिर। तो इफ के इज सब फील्ड ऑफ फाइनाइट फील्ड दिस वन, अगर ये हमारे पास फाइनाइट फील्ड है, हमारे पास फाइनाइट फील्ड है एफ पी, और पी प्राइम है हमारे पास, के इसका सब फील्ड है, के सब फील्ड है, तो के मस्ट कंटेन 0 एंड 1। के पास 0 और 1 डेफिनेटली होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि अगर ये सब फील्ड है तो फील्ड के पास आइडेंटिटी एलिमेंट तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे तो इट मीन दैट ये अंडर एडिशन है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, तो ये के अंदर तो होंगे। क्लियर होगी। सो ऑल द अदर एलिमेंट्स ऑफ एफ बी बाई द क्लोजर ऑफ के अंडर द एडिशन, बाकी सारे एलिमेंट डेफिनेटली बाय द क्लोजर ऑफ के होंगे और क्लोज्ड होंगे, क्योंकि कोई भी एलिमेंट लेंगे तो डेफिनेटली इसमें के अंदर एग्जिस्ट करेंगे अंडर एडिशन। So from this it follows that FP contains no proper subfield। देखो, इसका मतलब जो भी F के एलिमेंट है वो इसके अंदर चले जाएंगे, तो फिर इसमें और इसमें फर्क क्या रहा? ठीक, क्योंकि 0 और 1 इसके अंदर है ना। अगर हम देखो सपोज करो हम एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट FP के अंदर है 0, मतलब मान लो कि हम एक थोड़ी एग्जांपल ले लेते हैं
या मान लेते हैं कि 3 है, 3 के एलिमेंट आएंगे 1 2, या मैं थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, 3 और 4 ये एलिमेंट आए इसमें फील्ड में। और अगर कोई हम के ले रहे हैं सब फील्ड, तो के में 0 और 1 तो है ही है, ठीक। अब अगर हम इसमें 1 लिया है तो 1 का एडिशन क्या होना, 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, तो 2 भी होना चाहिए इसके अंदर। और 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 भी होना चाहिए इसमें, क्लोजर तो होल्ड करनी चाहिए। और 3 ले लिया तो 1 और 3 का एडिशन क्या है, 4 है, या 2 + 3 का एडिशन 5 बनेगा। 5 को फिर सम इसका अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 0, तो ये 0 बन जाएगा। तो डेफिनेटली अगर इसको हम चेक करेंगे तो ये डेफिनेटली पूरे के पूरे एलिमेंट द्वारा रिपीट कर गए। और इसका कारण ये है कि 5 जो है वो प्राइम नंबर, तभी ऐसा होता है। तो इट मीन्स दैट कि के के पास 2 एलिमेंट होने की वजह से बाकी सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक। सो ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ एफ पी बाय द क्लोजर ऑफ के अंडर एडिशन, सारे एलिमेंट इसके अंदर आ जाएंगे। इट मीन्स दैट कि एफ पी के पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होती है, ठीक। और अगर आप इसको थोड़ा सा डाउट हो तो यू कैन सी कि अगर हम जेड जैसे 5 है तो इसका सब ग्रुप ढूंढ लो आप, तो इसका सब ग्रुप कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक। एक ही एग्जिस्ट करेगा जो यूनिटी वाला है, उसका अदर जो आपके पास सब ग्रुप बनाओगे तो आपके पास क्या होगा, दूसरा एलिमेंट ऐड करते 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 आपको सारे एलिमेंट आ जाए, तो इसका भी कोई प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ऑफ जेड इज 5 इज प्राइम नंबर। तो दिस इज द डेफिनेशन कि जेड पी के पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होती है। अब द नेक्स्ट डेफिनेशन इज प्राइम फील्ड। प्राइम फील्ड क्या होता है, तो ए फील्ड कंटेनिंग नो प्रॉपर सब फील्ड इज कॉल्ड प्राइम फील्ड। इट मीन्स दैट कि जो एफ पी है इट इज प्राइम फील्ड, क्योंकि इसके पास कोई भी प्रॉपर फील्ड नहीं होती, दैट्स व्हाई इट इज prime field. So why the above argument, any field of order p is prime is a prime field. Another example of prime field is q of rational numbers, ठीक। so जिस फील्ड के पास भी हमारे पास any finite field of order p and जिसका भी ऑर्डर p प्राइम होगा वो ऑलवेज प्राइम फील्ड होगी, क्योंकि उसके पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी, जैसे हमारे पास Q है। अब रैशनल नंबर्स में अगर आप कोई फील्ड लेना चाहोगे तो आप एक एलिमेंट डालोगे, डालते 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 सारे एलिमेंट उसमें आने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर Q में अगर आपने Q तो में सारे आपके रैशनल नंबर आ जाएंगे, लेकिन अगर आपने Q में एक भी कोई इसकी सब फील्ड ली, उसमें अगर एक भी नंबर लिया, जैसे 0 ले लिया, फिर उसमें अपने एक 1 ले लिया, आइडेंटिटी एलिमेंट तो आना ही है। जैसे हम इसको करोगे तो धीरे धीरे आप जब एडिशन करोगे इसमें तो सारे के सारे एलिमेंट क्यू के इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। सो बाई द फील्ड की जो प्रॉपर्टीज है उनको जैसे हम सेटिस्फाई करेंगे तो वी विल सी कि देयर इज नो प्रॉपर सब फील्ड ऑफ क्यू। तो इन दो लॉजिक के साथ हम ये कह सकते हैं कि प्राइम फील्ड जो होती है उसके पास कोई भी प्रॉपर सब फील्ड नहीं होना चाहिए। One more result, the intersection of any non-empty collection of subfield of a given field f is again subfield of f, ठीक है। जितनी सबफील्ड है उनका अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे वो भी एक सबफील्ड होगा। सो इंटरसेक्शन ऑफ ऑल सबफील्ड्स ऑफ f we obtain a prime subfield, और सभी हम सबफील्ड की अगर एक इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास प्राइम सबफील्ड आ जाएगी, ठीक। क्योंकि उस वो फील्ड जो होगी उसमें कॉमन एलिमेंट जाएंगे तो वो सारी की सारी किसी दूसरों में कंटेंट नहीं होगी, ठीक। तो उसकी कोई प्रॉपर सबफील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगी।
So one more result is prime subfield. Prime subfield means इसके पास कोई भी proper subfield नहीं होगी ऑफ ए फील्ड। अगर देखो इस एफ की ये कोई एक प्राइम सबफील्ड है इज आइसोमॉर्फिक टू आइदर एफ पी और क्यू according as characteristic of f is a prime or zero. तो it mean that जो प्राइम फील्ड होगी f की, जो हमारे पास f है, इसकी एक f की कोई एक प्राइम सब फील्ड एग्जिस्ट करेगी। मान लो ये आगे हमारे पास सब फील्ड के मान लेते हैं इसको। तो ये के जो है या तो एफ पी के साथ आइसोमॉर्फिक होगा या ये रैशनल नंबर के साथ आइसोमॉर्फिक होगा। कब होगा? अगर इसकी मैपिंग इसके साथ तभी होगी अगर एफ का जो करेक्टरिस्टिक है वो प्राइम होगा, और इसकी मैपिंग इसके साथ तभी होगा अगर इसका करेक्टरिस्टिक जीरो होगा। जीरो मतलब ये इनफाइनाइट है तो इसका जीरो होता है करेक्टरिस्टिक, है ना एफ का। तो इसका इनफाइनाइट हुआ तो इसका भी इनफाइनाइट होता था, इनफाइनाइट का इनफाइनाइट के साथ ही मैपिंग होगा ना। और जिसका इसका करेक्टरिस्टिक फाइनाइट है, इसका करेक्टरिस्टिक पी है इसका एफ का, तो डेफिनेटली ये जो होगी वो इसके साथ आइसोमॉर्फिक होगी। ठीक, सो देयर इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक बिटवीन एफ पी एंड क्यू डिपेंडिंग अपॉन करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ। अगर करेक्टरिस्टिक ऑफ एफ जो है वो प्राइम है तो एफ पी के साथ इस सब फील्ड का आइसोमॉर्फिक होगा, और अगर इसका करेक्टरिस्टिक जीरो है तो इसका क्यू के साथ आइसोमॉर्फिज्म है। ठीक, सो दीज आर द सिंपल डेफिनेशंस। और बाकी के सब फील्ड है और ये डिफाइनिंग ए सिंपल एक्सटेंशन ये हमें पता है। ठीक, कि अगर के सब फील्ड ऑफ एफ है m any subset of f, then k of m is defined as intersection of subfield of f containing both m and k, and is called a extension of k obtained by adjoining the elements in m. So ये आपके पास m के एलिमेंट है, तो this is nothing but it is a adjection of roots, वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। So m consists a single element, जब एक ही एलिमेंट एडजेक्ट हो तो उसको हम सिंपल बोलते हैं। तो इसके साथ एक ही एलिमेंट के साथ एक ही एलिमेंट एडजेक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली दिस इज कॉल्ड सिंपल एक्सटेंशन, एंड थीटा इज कॉल्ड डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ एल ओवर के। ठीक, सो ऑब्वियस हम इस तरह की जो सब फील्ड है वो हम पढ़ चुके हैं पहले, तो इसमें नई डेफिनेशन हमने एक प्राइम फील्ड पढ़ा। ठीक, इसकी कोई प्रॉपर सब फील्ड नहीं होती है। सो आज के लिए इतना एक ओवरव्यू काफ़ी है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर थ्योरम्स करेंगे सब फील्ड्स के ऊपर। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर।